हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम लोग क्वेश्चंस बैंक सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। 2009 से 2022 तक जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से सोल्यूशन देखते हुए चलेंगे। तो आप बस जो है सीधे से अंत तक जोर देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण आज की होने वाला है। यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम है वो 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। कि हो चुका आगाज हिरण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, आपके संघर्ष तो जरूर करना ही पड़ेगा ये अंतिम समय में। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि वन हाफ गुणांक क्या है। दोस्तों, आप बस सीधा से इस सेशन को अंत तक जोर देखने का प्रयास कीजिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न उत्तर नहीं छूटेगा दोस्तों। और वन हाफ गुणांक को बहुत ही आसानी से समझेंगे कि किसी विलयन के संगुणन या वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या तथा संगुणन तथा वियोजन के पूर्व के अणुओं की संख्या के अनुपात को ही वन हाफ गुणांक कहते हैं। यानी कि संगुणन के पहले अणुओं की संख्या और संगुणन के बाद अणुओं की संख्या के अनुपात को ही वन हाफ गुणांक कहते हैं। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पे देख लिए दूसरा प्रश्न को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्यों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्यों। तो फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण अल्कोहल के अल्कोक्साइड आयन से अधिक अस्थायी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे, एक बार और इसे रिकॉल कर लेंगे कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण अल्कोहल के अल्कोक्साइड आयन से अधिक अस्थायी होता है। बस आप हमको 1 घंटा दे दीजिए दोस्तों, आप हमें 1 घंटा दे देंगे तो आपका 35 से 35 तैयारी तो जरूर होने की संभावना है दोस्तों। आप बस 1 घंटा हमें दे दीजिए किसी तरह से। आप बस इस सेशन को अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। सही प्रश्न महत्वपूर्ण, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया गया है। 2009 से 2021 के बीच में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। उदासीनीकरण ताप को परिभाषित करें। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को भस्म के द्वारा पूर्णतः उदासीन बनाने में उत्पन्न ऊष्मा को अम्ल के द्वारा उष्णीकरण की एंथैल्पी या उदासीनीकरण ताप कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को भस्म के द्वारा पूर्णतः उदासीन बनाने में उत्पन्न ऊष्मा को अम्ल के उदासीनीकरण ताप कहते हैं या अम्ल के उदासीनीकरण की इंथैल्पी कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए चौथा नंबर प्रश्न को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पेप्टिकर्मक क्या है, सॉरी पेप्टिकरण से आप क्या समझते हैं। पेप्टिकरण से तो बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे कि कोलाइडी अवक्षेप में अपघट्य मिलाकर कोलाइड विलयन प्राप्त करने की प्रक्रिया पेप्टन या पेप्टिकरण कहलाता है तथा इसमें प्रयुक्त अपघट्य पेप्टिकर्मक कहलाता है। आप आसानी से समझते हुए चलेंगे कि कोलाइडी अवक्षेप में अपघट्य मिलाकर कोलाइड विलयन प्राप्त करने की प्रक्रिया पेप्टन या पेप्टिकरण कहलाता है और तथा इसमें प्रयुक्त अपघट्य पेप्टिकर्मक कहलाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ प्रश्न है कि आदर्श विलयन को परिभाषित करें। बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे कि आदर्श विलयन आखिर होता क्या है। तो वैसे विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियमों का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। जैसे नॉर्मल हेक्सेन तथा नॉर्मल पेंटेन का मिश्रण, ये आदर्श विलयन का महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। तो वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियमों का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है दोस्तों। आप बस सीधा से 1 से 2 बार इस सेशन को देख लेते हैं पूर्णतः, तो आपको पूर्णतः याद हो जाएगा दोस्तों। पूर्णतः गारंटी के साथ कह सकते हैं, पूर्णतः आपको ये आसानी से याद हो सकते हैं, इतना आसानी से लिखा गया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दें। तो प्रतिरोधी, इसका उदाहरण डेटॉल या आयोडीन का टिंचर यानी कि टिंचर आयोडीन, ठीक। और कृत्रिम मधुरक, इसका उदाहरण होता है सेक्रिन या सुक्रोस, ये कृत्रिम मधुरक का उदाहरण होते हैं। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। मैदान जीतकर वहीं जाएगा जो अंत तक लड़ेगा दोस्तों। तो आप बस अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यहाँ पे किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक 12 कार्बनिक अणु एंजाइम की क्रिया द्वारा छोटे छोटे सरल अणुओं में बदल जाता है किण्वन कहलाता है। आपको एक बार में समझ में आया होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक 12 कार्बनिक अणु एंजाइम की क्रिया द्वारा छोटे छोटे सरल अणुओं में बदल जाता है किण्वन कहलाता है दोस्तों। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे।
अब आप बस सीधा से इस सेशन को अच्छे से देख लीजिएगा परीक्षा से पहले दोस्तों। श्वेत फास्फोरस लाल फास्फोरस के से अधिक सक्रिय होता है क्यों? और ये जो श्वेत फास्फोरस लाल फास्फोरस जो है ये फास्फोरस के अपरूप होते हैं, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो श्वेत फास्फोरस में दुर्बल वंडरबार बल पाए जाते हैं, अतः इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। और दूसरी ओर P4 अणु सहसंयोजी होते हैं जो अस्थायी होते हैं। कहने का अर्थ है जो श्वेत फास्फोरस होते हैं इसमें दुर्बल वंडरबार बल पाए जाते हैं, जबकि लाल में प्रबल वंडरबार बल पाए जाने के कारण ये जो श्वेत फास्फोरस होता है लाल फास्फोरस से अधिक सक्रिय होते हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव आता है कि माचिस के डिबियों पर किसका लेप लगाया जाता है? तो लाल फास्फोरस का ही लेप लगाया जाता है दोस्तों। याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि श्वेत फास्फोरस में दुर्बल वंडरबार बंड पाए जाते हैं, अतः इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। और दूसरी ओर P4 यानी कि लाल अणु सहसंयोजी होते हैं जो अस्थायी होते हैं। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ प्रश्न है कि सेल स्थिरांक को परिभाषित करें। तो किसी चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी कि L/A जब लिखेंगे किसी चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहते हैं। बिल्कुल यहाँ साइंस से समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पे 10वां प्रश्न है कि परासरण तथा विसरण में अंतर स्पष्ट करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि परासरण तथा विसरण में स्पष्ट करें। कभी कभी क्या होता है जो दीर्घ उत्तरीय रहता है 2 प्रश्न दे देगा, अंतर पूछ देगा। तो वहीं जितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है उन सभी को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है दोस्तों। तो आप बस सीधा से अंत तक जो बने रहिएगा। और यहाँ पे प्रसारण और विसरण में निम्न अंतर होते हैं, ये सर्वप्रथम लिखना है दोस्तों। और एक तरफ प्रसारण और एक तरफ विसरण लिखकर डैश देंगे। तो वहीं प्रसारण में देखेंगे कि इसमें अर्धपरागम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, तो वहीं विसरण में इसमें अर्धपरागम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें सिर्फ विलायक के कण ही प्रवाहित होते हैं प्रसारण में, तो वहीं विसरण में विलेय और विलायक दोनों के कण प्रवाहित होते हैं। तो वहीं प्रसारण में क्या है कि इसे दाब लगाकर रोका जा सकता है प्रसारण को, तो वहीं विसरण में इसे दाब लगाकर नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पे प्रश्न है कि O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है, यानी क्यों कार्य करती है? तो O3 यानी कि ओजोन जो होता है ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है? तो इसे हम लोग आसानी से समझेंगे कि इसे गर्म करने पर O3 यानी कि ओजोन आसानी से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है तथा मुक्त ऑक्सीजन जल्द ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भाग ले लेती है, अतः O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करती है। जब हम देखते हैं कि ओजोन को यानी कि O3 को जब हम गर्म करते हैं तो ये नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करने लगती है तथा मुक्त ऑक्सीजन जल्द ही किसी और पदार्थ से अभिक्रिया में भाग ले लेती है, तो उसी को ही हम कहते हैं O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करती है। दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, 2-2 बजे रात तक हम जाकर ये सभी नोट्स बनाते हैं दोस्तों। तो आप बस सीधा से अंत तक जो बने रहेगा, हमारा मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए दोस्तों। इतना मतलब अंदर से इतना एथी होता है कि हम 2-2 बजे तक जागते हैं दोस्तों। तो आपको भी ये मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है दोस्तों। आप बस सीधा से इन सेशन को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में इसी से ही आने वाले हैं। PS3 से NH3 का आबंध कोण 12 होता है क्यों? तो इसमें क्या होता है कि PS3 से NH3 का कोण इसलिए 12 होता है क्योंकि नाइट्रोजन का आकार फास्फोरस से छोटी होती है और फास्फोरस के आबंध युग्म में इलेक्ट्रॉन विकर्षण बल NH3 से ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे N परमाणु है, यहाँ पे इसका भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसका भी, जो कि इसका कोण है 160 डिग्री बनेगा, 160 डिग्री, और इसका 93 डिग्री। इसके जो क्षमता है हाइड्रोजन की, ये नज़दीक होता है, इसका दूर होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि PS3 से NH3 का आबंध कोण 12 होता है। आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और लीजिए आपका मनपसंद क्वेश्चन भी आ गया है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कांच को कैसा द्रव कहा जाता है, तो अतिशीतित द्रव। तो हम देखते हैं कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिनके कणों में लघु प्राशी व्यवस्था पाई जाती है, ठीक, जिससे इन्हें लंबे समय तक ऊर्ध्वाधर रखने पर ऊपरी सिरा के कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती है। और इस प्रकार कांच के कणों में द्रव की प्रवाह
की गुण पाया जाता है जिसकी गति अति मंद होती है, इसी कारण से कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। साधारण भाषा में क्या होता है, हमारा तो अभी खिपरौल का घर है, तो उसमें क्या होता है कि एक दीवार पर, यहाँ पे दीवार पर शीशा को चिपका दिया गया है। तो अब बहुत साल बाद जब अभी के समय हम लोग देखते हैं तो ऊपर की जो सिरा है वह वहाँ से हटकर नीचे की तरफ इतना मोटा हो गया है, यानी कि हम आसानी से उसे कह सकते हैं कि कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं दोस्तों। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिनके कणों में लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, जिसे लंबे समय तक ऊर्ध्वाधर रखने पर ऊपरी सिरा के कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन होते हैं। हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण जो होता है वह नीचे की तरफ ही लगता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार कांच के कणों में द्रवों की प्रवाह की गुण पाया जाता है, यानी कि अति मंद होती है, यानी कि द्रव की गुण पाया जाता है जिसकी गति अति मंद होती है, इसी कारण से कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब जिसके भी घर मान लीजिए खिपरौल का है, वहाँ आप क्या होता है, देखने के लिए जो चेहरा होता था देखने के लिए, उसके लिए हम लोग चिपकाते थे, यानी कि पहले के लोग चिपका दिए थे। तो अभी के समय हम लोग जब देखते हैं हम अपने घरों में, तो वहीं इसका हाल हो चुका है कांच को अतिशीतित द्रव के रूप में। ठीक, तो हम आसानी से वहाँ प्रयोग करके भी दिखा सकते थे, लेकिन अभी क्या है कि टाइम बहुत कम है दोस्तों। कि हेल्महोल्ट्ज़ जलसंघी अभिक्रिया क्या है, यानी कि एच भी जेड रिएक्शन क्या है, ये बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। रिएक्शन से सभी प्रश्न को लिया गया है, क्या होता है जब से लेकर बहुत से ऐसी प्रश्न है जो लिया गया है प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल हैलोजनीकरण में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो इस अभिक्रिया को हेल्महोल्ट्ज़ जलसंघी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे CH3 COOH जो कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे Cl2, यहाँ पे से CH के जगह से यहाँ से एक H हट जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा, और फिर ये जो Cl यहाँ पे है, ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इसी को ही हेल्महोल्ट्ज़ जलसंघी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हैलोजन से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा विस्थापित किया जाता है, इस अभिक्रिया को ही हेल्महोल्ट्ज़ जलसंघी अभिक्रिया कहते हैं। कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता एक दिन शोर मचा दे, यानी कि मेहनत इतना खामोशी से कीजिएगा दोस्तों इस बचे हुए समय में कि जब रिजल्ट आए तो पड़ोसी भी जल उठे दोस्तों, कि ये तो पढ़ता ही नहीं था और इसका रिजल्ट इतना पार हो गया, तो पड़ोसी को भी जलाना है दोस्तों। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का माझा भी आएगा दोस्तों। थक कर आपको नहीं बढ़ना है दोस्तों, संघर्ष करना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि हम 2-2 बजे तक इतना ठंड लगता है कि हमसे लिखा नहीं जाता है कलम से दोस्तों, किसी तरह से लिखकर आपके बीच ये लाए हैं दोस्तों। हमारी मेहनत को बेकार नहीं जाने दीजिएगा दोस्तों, इतना मतलब मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपको भी दुगुना, हमसे ज़्यादा दुगुना मेहनत करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठोस कठोर क्यों होते हैं दोस्तों, तो इसे भी हम लोग आसानी से देखेंगे। ठोस के अणुओं के मध्य की अंतराणविक दूरी बहुत ही कम होती है, जिसके कारण अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल होता है, जिससे इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, तथा इनका द्रव्यनांक, क्वथनांक एवं घनत्व बहुत ही उच्च होता है, तथा वह मजबूत बंधन के कारण इनके कणों की स्थिति नियत होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ठोस कठोर होते हैं। क्या होता है इसमें अणुएं इतना नज़दीक रहती है कि इसमें अंतराणिक आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है, और इसकी आयतन जो होता है वह निश्चित होता है। ठोस को हम जब काटते हैं तो वह बहुत ही आसानी से कट जाता है दोस्तों। तो वहीं यहाँ पे इसकी कणों की स्थिति बहुत ही नियत होती है, जिसे हम कह सकते हैं ठोस एक कठोर पदार्थ होता है। ठोस के अणुओं के मध्य अंतराणविक दूरी बहुत ही कम होता है, जिसके कारण अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल होता है, जिससे इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, तथा इनका द्रव्यनांक, क्वथनांक एवं घनत्व बहुत ही ऊंच होता है, तथा यह मजबूत बंधन के कारण इनके कणों की स्थिति नियत होती है, जिससे कठोर ठोस होते हैं दोस्तों। आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। इस सेशन को मात्र 1 से 2 बार जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा परीक्षा से पहले, पूर्णतः आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित औषधियों का नाम लिखें। तो पीड़ाहारी के लिए एस्पिरिन या पैरासीटामोल तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पीड़ाहारी में प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया ठीक। और विसंक्रामिया के लिए डेटॉल हो गया, टर्पिनियल हो जाएगा ठीक। अब प्रतिजैविक के लिए पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं दोस्तों औषधिया के रूप में, प्रतिजैविक के लिए पेनिसिलिन। आप बस सीधा से अंत तक जो बने रहिएगा। कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी, इतनी तेरी औकात नहीं दोस्तों। औकात दिखा देना है परीक्षा में जाकर दोस्तों, इतना
अच्छे से लिखिएगा दोस्तों कि 35 में 35 क्या 70 में 70 आए, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव दोस्तों। और यहाँ पे निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिकों का नाम लिखें। NiCO4, तो इसका जो जब ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 आता है, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, यानी कि टेट्रा चाल के लिए टेट्रा कार्बोनाइल, CO के लिए कार्बोनाइल और Na के लिए निकेल हो जाएगा। ठीक, तो ये इसके लिए ये हो गया। और K2PtCl6, तो यहाँ पे आप इसमें जब K2 के लिए 2 और Pt के लिए x और -6 बराबर 0, ये आप x बराबर होता है 4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है। लेकिन यहाँ पे 4 भी लिख सकते थे और नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसके लिए पोटेशियम हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट हो जाएगा। हेक्सा के लिए 6 है और पोटेशियम हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट। ठीक, और यहाँ पे है कि NH3 का तो हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो ट्राई 3 के लिए ट्राई एमिनो कोबाल्ट। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर सहसंयोजक यौगिक का नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से वहाँ पे समझाया गया है, आपको A to Z समझ में भी आ जाएगा दोस्तों। Fe4 एफिशिएंट से होल थ्राइस का नाम क्या होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, Fe का 4 और एक का Fe का 1 से, यहाँ पे हम समझा देते हैं, आपको समझ में आएगा। Fe पर चार्ज रहता है 4 और यहाँ पे 4 है तो 4 और यहाँ पे x और CN पर हो जाएगा -6, तो यहाँ पे -6 लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये x बराबर 2 होता है, तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि आयरन ट्राई हेक्सासाइनोफेरेट 2, यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि अमोनिया यानी कि NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है क्यों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अमोनिया NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है। ये सभी दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है, यानी कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, ऐसे 5 प्रश्न दे देगा, उसमें से ये पूछ देगा कि अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है क्यों, या HF की शक्ति HI से कम होती है क्यों। ऐसे ही 5 प्रश्न रहेगा, सभी प्रश्न को कवर कर लिया गया है दोस्तों। आप बस हमें 1 घंटा किसी तरह से दे दीजिए दोस्तों। तो NH3 में N हाइड्रोजन से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जबकि NF3 में वैसे स्थिति नहीं होती है। इसी कारण से अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होती है दोस्तों। आप आसानी से यहाँ पे समझेंगे कि NH3 में N हाइड्रोजन से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, यानी कि NH3 में जो N हाइड्रोजन रहता है वह सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक गुण दर्शाता है, इसलिए नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जबकि NF3 में वैसी स्थिति नहीं आ पाती है। इसलिए अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होती है। हम जानते हैं कि फोन जो है F से F और यहाँ पे ऑक्सीजन और ये H बॉन्ड दर्शाती है, लेकिन यहाँ पे जो NF3 है ये तो H बॉन्ड नहीं दर्शाएगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है। और यहाँ पे पायस को परिभाषित करें तो पायस आखिर होता क्या है, तो वह कोलाइडिक घोल जिसमें परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं पायस कहलाते हैं। तो वहीं यहाँ पे आसानी से समझेंगे। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर तैयारी कर लीजिएगा। वह कोलाइडिक घोल जिसमें परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं पायस कहलाते हैं। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। सभी महत्वपूर्ण अभिक्रिया जितने भी पूछा गया है वहीं को कवर कर लिया गया है। तो फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है कि बेंजीन निर्जलीय LCl3 की उपस्थिति में हेलो एल्केन के साथ प्रतिक्रिया कर एरिल का निर्माण करती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और बेंजीन और यहाँ पे एरिल के साथ जो यहाँ पे से H है वहाँ से X विस्थापित होता है और यहाँ पे जो R यहाँ पे जुट गया है, तो वहीं एरिल का यहाँ पे निर्माण हो चुका है दोस्तों। अगर इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे बेंजीन हो गया और यहाँ पे प्लस में CH3 और यहाँ पे Cl, तो यहाँ से एक H ले लेगा और HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे ये CH3 है, ये यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि इस तरह से ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा, तो इसे हम लोग टॉल्वीन कहेंगे। तो आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेंजीन निर्जलीय LCl3 की उपस्थिति में हेलो एल्केन के साथ प्रतिक्रिया कर एरिल का निर्माण करता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि उप सहसंयोजक संख्या क्या होता है। ठीक, तो उप सहसंयोजक में क्या होता है कि लिगेंड के वह दाता परमाणुओं की संख्या जो
सीधे केंद्रीय परमाणु या आयन से जुड़ा हो उपसहसंयोजक संख्या कहलाता है। यहाँ पे लिगेंड के वह दाता परमाणुओं की संख्या जो सीधे केंद्रीय परमाणु या आयन से जुड़ा हो उपसहसंयोजन संख्या कहलाता है। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे, आप बस अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे बाहर अब एक भी प्रश्नोत्तर नहीं आने की संभावना है दोस्तों। द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम क्या है? द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम क्या है? तो दोस्तों, किसी अभिक्रिया में अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान अभिक्रिया के दर के समानुपाती होता है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान अभिक्रिया के दर के समानुपाती होता है दोस्तों। और यहाँ पे न्यूमेरिकल से ये प्रश्न भी पूछ लिया गया था बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल से, कि वह प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 10 मिनट है तो प्रतिक्रिया की दर क्या होती है? हम जानते हैं कि प्रतिक्रिया के दर अर्ध आयुकाल के लिए 1/2 यहाँ पे दिया गया है 10 मिनट, और के बराबर यहाँ पे 2 दिया है। और जो सूत्र होता है ये सूत्र होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहाँ पे वही सूत्र को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे 0.693 यानी कि 693 अपॉन यहाँ पे 10, तो एक 10 दिया गया है, 10 से भाग देंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर इनवर्स, 0.0693 मीटर इनवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे कि फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को लिखिए। तो इस नियम के अनुसार यानी कि फैराडे के अनुसार दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में समान समय तक समान धारा प्रवाहित करने से उसके इलेक्ट्रोडों पर आयनों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। इसलिए ई समानुपाती जेड हो जाएगा। आप आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। इस नियम के अनुसार दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान समय तक समान धारा प्रवाहित करने से उसके इलेक्ट्रोडों पर आयनों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। यही फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम कहा जाता है, इसी को ही दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचाता है दोस्तों, यही इसका परिणाम होगा दोस्तों। पड़ोसी को भी तो जराना है हम लोग को, कि पड़ोसी जब कहता है कि इसका बेटा नहीं पढ़ता है तो उन सभी को एक दिन जरूर जब आपका रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि ये पढ़ता, ये तो खामोशी से मेहनत करता था दोस्तों। और यहाँ पे अनुसंख्या गुणधर्म क्या है और विभिन्न प्रकार के अनुसंख्या गुणधर्म को लिखें। तो विलयन के वे सभी गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके प्रकृति पर, अनुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। तो विलयन की वे सभी गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके प्रकृति पर, अनुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। और अनुसंख्या गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं। पहला, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रसरण दाब। आप यहाँ पे इस चारों को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। ताप बढ़ने पर कण की ऊर्जा बढ़ती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया कि ताप बढ़ने पर कण की ऊर्जा क्या होती है। तो ताप बढ़ाने पर कण की ऊर्जा बढ़ती है जो सक्रिय ऊर्जा के बराबर हो जाती है, जिससे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। आप आसानी से याद करेंगे कि ताप बढ़ने पर कण की ऊर्जा बढ़ती है जो सक्रिय ऊर्जा के बराबर हो जाती है, जिससे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित के मोनोमर यानी कि एकला का नाम लिखें। तो प्राकृतिक रबर का पूछा गया था और नियोप्रीन का। तो प्राकृतिक रबर का आइसोप्रीन और नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन हो गया दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि पेप्टाइड अबंध क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि पेप्टाइड अबंध क्या होता है। जब कार्बोक्सिलिक समूह तथा NH2 समूह के बीच संघनन से पेप्टाइड अबंध का निर्माण होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH यहाँ पे दर्शाया गया। तो वहीं H यहाँ पे OH जो है, ये H2 जो है यह बाहर निकल जाएगा, यानी कि जल जो है बाहर निकल जाएगा। वहीं C और यहाँ पे CO और NH है, यही इसी को ही तो पेप्टाइड अबंध कहते हैं दोस्तों। आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट करके समझा दिया गया है कि H2O जो कि जल है वह बाहर निकल जाएगा और CO और NH ये पेप्टाइड बंध का निर्माण कर देगा दोस्तों। जो अभी आपको छोड़ कर गए हैं दोस्तों, उसे एक दिन जरूर पछतावा होगा आपको आपका रिजल्ट देखकर दोस्तों, कि मेहनत आप खामोशी से कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे समबहुलक क्या है कि पछतावा आपको नहीं, उन्हें एक दिन जरूर होना चाहिए कि आपकी सफलता को
को देखकर जो आपकी परिस्थिति है उसे आप नज़रअंदाज कीजिए। आप बस मेहनत कीजिए इस कम समय में दोस्तों। और समबहुलक क्या होता है? तो एक ही प्रकार के एकलकों से बने बहुलक को समबहुलक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, टेफ्लॉन, प्राकृतिक रबर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप एक बार में याद कर लिए होंगे कि एक ही प्रकार के एकलकों से बने बहुलक को समबहुलक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, टेफ्लॉन, प्राकृतिक रबर आदि हो जाएगा दोस्तों। और समबहुलक क्या होता है? तो समबहुलक को भी आसानी से समझेंगे कि दो या दो से अधिक प्रकार के एकलकों के पुनरावृत्ति से होने पर बने बहुलक को समबहुलक कहते हैं। जैसे नाइलॉन 66, ब्यूना एस, ब्यूना एन हो जाएगा। तो दो या दो से अधिक प्रकार के एकलकों के पुनरावृत्ति होने पर बने बहुलक को सहबहुलक कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि डोपिंग से आप क्या समझते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि डोपिंग आखिर होता क्या है। तो अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनिक अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाता है। और डोपिंग के परिणाम स्वरूप अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि तो होती है। आप आसानी से याद करेंगे कि अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनिक अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाते हैं। और डोपिंग के परिणाम स्वरूप अर्धचालकों की चालकता वृद्धि अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि होती है। आप आसानी से समझते हुए चलेंगे दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? तो बिल्कुल ही आसानी से लिखेंगे कि जब किसी द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक विलायक के शुद्ध क्वथनांक से अधिक होता है। क्वथनांक में यह वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। और क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है डेल्टा टीबी से इसे सूचित करते हैं। और डेल्टा टीबी यहाँ पे टीबी माइनस टी डिग्री बी हो जाएगा दोस्तों। आप आसानी से लिख सकते हैं कि किसी द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक विलायक के शुद्ध क्वथनांक से अधिक होता है। क्वथनांक में यह वृद्धि ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि ब्राउनियन गति क्या है? ब्राउनियन गति क्या है इसे भी हम लोग आसानी से देख लेंगे कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी ऊर्जा का निरंतर और नियमित टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनियन गति कहते हैं दोस्तों। आप आसानी से एक बार में भी याद कर लिए होंगे कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी ऊर्जा का निरंतर और नियमित टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनियन गति कहते हैं दोस्तों। मंजिल वही जीतेगा दोस्तों जो अंत तक लड़ेगा दोस्तों। आप बस सीधा से इस सेशन को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आपके लिए इतना मेहनत कर आए हैं कि इससे बाहर आप जाने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। इतना आसानी से आपको बताया जा रहा है। एल्युमिनियम के धातु क्रम में क्रायोलाइट की क्या भूमिका होती है? एक बार जरूर लाइक कर देने का प्रयास कीजिएगा इस मेहनत को देखकर दोस्तों। कि एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। एक शेयर या नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। और यहाँ हम मांगते नहीं हैं दोस्तों, आप ही तो हैं सब कुछ हमारे। आपका जो सपना है वह आपके माँ बाप पर निर्भर करता है, यानी कि आप पर ही निर्भर करता है। और हमारा जो सपना है वह आप पर ही निर्भर करता है। दोनों का सपना है जो कि आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे रिजल्ट मंगाते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम के धातु क्रम में धातु को एल्यूमिना Al2O3 के विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा पृथक करना होता है, ठीक। और एल्यूमिनियम का गलनांक 23 केल्विन होता है। अतः इसमें क्रायोलाइट Na3LFA6 से मिलाते हैं जो इसके गलनांक को 1173 केल्विन तक घटा देता है तथा एल्यूमिनियम की विद्युत चालकता को भी बढ़ा देता है। आप आसानी से यहाँ पे ये जो है ये दीर्घितौर्य में पूछ दिया जाता है कभी कभी, ठीक। तो इसी को हम लोग शामिल कर लिया गया है कि एल्युमिनियम के धातु क्रम में क्रायोलाइट की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम के धातु क्रम में धातु को एल्यूमिना के विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा पृथक करना होता है, ठीक। और एल्यूमिना का गलनांक 23 केल्विन होता है। अतः इसमें क्रायोलाइट जब मिलाते हैं तो इसके गलनांक में 1173 तक घटा देता है तथा एल्यूमिना को विद्युत चालकता को भी बढ़ा देता है दोस्तों। आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ प्रश्न है कि संकुलन क्षमता को परिभाषित करें। बिल्कुल यहाँ आसानी से लिखेंगे कि किसी एकक कोष्टिका के आयतन का वह भाग जो उसमें उपस्थित कणों द्वारा ढक लिया जाता है संकुलन क्षमता कहलाता है। आपको एक बार भी याद हो गया होगा, किसी एकक कोष्टिका के आयतन का वह भाग जो उसमें उपस्थित कणों द्वारा ढक लिया जाता है उसी को तो ही संकुलन क्षमता कहते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि लायोफोबिक कोलाइड तथा लायोफिलिक कोलाइड में अंतर स्पष्ट करें। तो लायोफिबिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड में निम्नलिखित अंतर है, तो ये सर्वप्रथम लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे लायोफोबिक कोलाइड में क्या होता है,
आप 3 ही अंतर लिखते हैं तो आपको पूर्णतः अंक मिल जाएगा दोस्तों। 4 इसलिए बताया गया है कि आप किसी को आप याद कर लें आसानी से। तो लाइपोफोबिक कोलाइड में क्या होता है, इसका स्कंदन अनुत्क्रमणीय होता है, तो वहीं इसका स्कंदन उत्क्रमणीय होता है लाइपोफिलिक कोलाइड में। लाइपोफोबिक कोलाइड में क्या होता है, ये अधिकतर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये लाइपोफिलिक कोलाइड ये अधिकतर कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और इसका श्यानता परिक्षेपण माध्यम में बराबर होता है लाइपोफोबिक कोलाइड में, और इसका श्यानता परिक्षेपण माध्यम में से अधिक होता है। और इसका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम में लगभग बराबर होता है, तो वहीं लाइपोफिलिक कोलाइड में क्या होता है, इसका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम से कम होता है दोस्तों। आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि माँ तेरे पसीने का हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ। तेरा तेरा ये सपना है जो कि ये तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा दोस्तों। आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, आपकी माता पिता का जो आप पर एहसान जो हुआ है ना, वो कभी बेकार नहीं जाने दीजिएगा दोस्तों। वो तो आप पर ही निर्भर करेंगे, और हम जो है वह आप पर ही निर्भर करते हैं आपकी रिजल्ट को देखते हुए। आप बस सीधा से इस बचे हुए समय में इतना मेहनत कर दीजिए कि 10% रिजल्ट में बढ़ोतरी हो जाए दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है 80% आना हो तो 90% आए, अगर 75% आना हो तो 85% आए दोस्तों। इतना मेहनत इस बचे हुए समय में कर दीजिए कि IUPAC नियमों के आधार पर निम्न का सूत्र लिखें। तो टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट 2, तो यहाँ पे ZnOH4 और इसके जो पावर है -2 रहेगा, ठीक। और यहाँ पे पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडियो पेलेडेट, तो इसका यहाँ पे K2PdCl4 हो जाएगा दोस्तों। आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये K3CrC2O4 होल थ्राइस का संकुलन का IUPAC नाम लिखना है, तो पोटेशियम टेट्रा ऑक्जिलेटो क्रोमेट 3 आयन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कायरन कार्बन क्या होता है, सॉरी कायरल यौगिक क्या होते हैं, तो कायरल यौगिक तो किसी अणु का वह कार्बन परमाणु जो 4 विभिन्न समूहों द्वारा प्रतिस्थापकों से जुड़ा रहता है उसे ही कायरल कार्बन कहते हैं। जैसे लैक्टिकम एलानिन, यहाँ पे कहने का अर्थ है जो कार्बन रहता है वह विभिन्न प्रकार के अणु से यानी कि 4 विभिन्न समूहों से प्रतिस्थापकों से जुड़ा। यहाँ पे CH3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे OH भी लिख सकते हैं, यहाँ पे COOH भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे NH2 भी लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 4 जो अणु इसके साथ जुड़ा है उसी को तो ही कायरल यौगिक कहते हैं दोस्तों। जैसे लैक्टिक अम्ल हो गया, एलानिन हो जाएगा। किसी अणु का वह कार्बन परमाणु जो 4 विभिन्न समूहों या प्रतिस्थापकों से जुड़ा रहता है उसे ही कायरल यौगिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि शॉटकी दोष क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि शॉटकी दोष आखिर होता क्या है। तो आयनिक ठोस में पाए जाने वाले रिक्तिका दोष को ही शॉटकी दोष कहते हैं, और इस दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। जैसे NaCl KBr AgBr जो होता है वह शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों दर्शाता है, याद रखिएगा। तो आयनिक ठोस में पाए जाने वाले रिक्तिका दोष को ही शॉटकी दोष कहते हैं, और इस दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है दोस्तों, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हैं भी नहीं दोस्तों। और यहाँ पे फ्रेंकल दोष क्या होता है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाने वाले अंतरकाशी दोष को ही फ्रेंकल दोष कहते हैं, और इस दोष के कारण ठोस का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी कि बदलता नहीं होता है। जैसे AgBr AgCl AgI ZnS हो जाएगा दोस्तों। और आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाने वाले अंतरकाशी दोष को ही फ्रेंकल दोष कहते हैं, और इस दोष के कारण जो ठोस का घनत्व होता है वह अपरिवर्तित रहता है, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, ठीक। तो अभिक्रिया A+B यहाँ पे प्रतिफल के लिए अभिकारक के दर यहाँ पे A के पावर 1/2 और B के पावर 3/2। तो वहीं अभिक्रिया कोटि हम जानते हैं कि जो गुना में रहता है पावर तो वह तो जुड़ता है, तो 1/2 + 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 4/2 और यहाँ पे 2 इसका अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ प्रश्न की मोलर चालकता को परिभाषित करें, तो इसे भी हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करेंगे कि विलयन वह विलयन जिसमें 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो, वह विलयन जिसमें 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो तो उसकी चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं, और इसका मात्रक जो होता है Sm² मोल इन्वर्स होता है दोस्तों। आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह विलयन जिसमें 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो उसकी चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे विशिष्ट चालकत्व को परिभाषित करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि विशिष्ट चालकता आखिर होता क्या है। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के
व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उल्टा लोटा, इसका हम लोग आसानी से कह सकते हैं उल्टा लोटा। तो वहीं ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस चालक का ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं दोस्तों। इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रभावकारी परमाणु संख्या क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि प्रभावकारी परमाणु संख्या आखिर होता क्या है। कि जटिल यौगिकों के केंद्रीय धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंधन बनाने में प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योगफल के परमाणु का प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। आप आसानी से याद करने का प्रयास करेंगे कि जटिल यौगिकों के केंद्रीय धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंधन बनाने में प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योगफल को ही परमाणु का प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं, यानी कि उसी को ही प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। आप आसानी से याद करते हैं, यहाँ पे इसको काट भी सकते हैं, उसी को ही प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो किसी विलयन के घटक विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में अवनमन को ही वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। जैसे अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है पी डिग्री माइनस पी एस अपन पी डिग्री हो जाएगा। और वहीं यहाँ पे आसानी से याद करने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखने का प्रयास कर लीजिएगा परीक्षा से पहले, एक भी प्रश्न था इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। किसी विलयन के घटक विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब के अवनमन को ही वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यहाँ पे वाष्प दाब इतना यहाँ पे लिख दिया गया है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि वाष्प दाब आखिर इतना याद कैसे करें। तो वहीं किसी विलयन के इतना ही लिखते हैं तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। किसी विलयन के घटक विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में अवनमन को ही वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आपको याद नहीं हुआ होगा तो आप जो याद करे होंगे वहीं आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे ये थोड़ा भारी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए क्या होता है जब से देखेंगे तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। जब आप ये समीकरण नहीं लिखना चाहते हैं, समीकरण को लिखते हैं तो पूर्णतः अंक मिल जाएगा कि मीथेन का निर्माण होता है। तो आप लिख सकते हैं कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन का निर्माण होता है। तो वहीं यहाँ पे CH3COONA ये सोडियम एसीटेट है। जब इसे गर्म करते हैं तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाता है और CaO बाहर निकल जाता है, ठीक। वहीं CH4 का निर्माण होता है, मीथेन का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। तो वहीं यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन SN या HCl से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे जुड़ा है बेंजीन से, OH यहाँ पे NO2 ऐसे इससे अभिक्रिया कर तो ये NH3 यानी कि बेंजामीन का निर्माण करती है। आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। और ये उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है। तो जब भारी धातुओं के बाहरी S उपकक्ष में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इस प्रभाव को ही उदासीन जोड़ी प्रभाव कहते हैं। तो जब भारी धातुओं के बाहरी S उपकक्ष में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इस प्रभाव को ही उदासीन जोड़ी प्रभाव कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्यों किसी तरल में उड़नशील ठोस से घुल्य डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि क्यों किसी तरल में उड़नशील ठोस से घुल्य डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी होती है। तो आइए इसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो किसी तरल में उड़नशील ठोस से घुल्य डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है क्योंकि वाष्प दाब वाष्प के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, न कि उसकी प्रकृति पर। तो वहीं यहाँ पे लिख सकते हैं किसी तरल में उड़नशील ठोस घुल्य डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है क्योंकि वाष्प दाब वाष्प के अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करती है दोस्तों। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे, वही हमारा मेन मकसद है दोस्तों। आपके लिए 2-2 बजे रात तक जाकर इतना मेहनत करते, तो ये मेहनत आप जाहिर नहीं होने दीजिएगा दोस्तों। इस मेहनत को आप एक जरिया बना लीजिए कि हमको लाना ही 90%, हमको लाना ही है किसी तरह से। BOD जैसे जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। तो BOD क्या है और COD क्या होता है।
तो बीओडी को सबसे पहले देखेंगे कि यह जलीय सूक्ष्मजीव द्वारा खपत ऑक्सीजन का केवल एक माप है जो कार्बनिक पदार्थों को विघटित या ऑक्सीकरण करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन करता है। तो वहीं यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह जलीय सूक्ष्मजीव द्वारा ऑक्सीजन का केवल एक माप है जो कार्बनिक पदार्थों को विघटित या ऑक्सीकरण करता है। आप आसानी से लिख सकते हैं। और सीओडी का होता है रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी कि डिमांड, यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो यह जल में प्रदूषण के भार का मापक है। जल में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक O2 की मात्रा के बराबर होता है। आप आसानी से लिखते हुए चलेंगे दोस्तों। सभी प्रश्न को एक कॉपी पर जरूर उतार लीजिएगा, इससे अंतिम समय में इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा दोस्तों। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इस मेहनत को अगर लगता हो कि बहुत मेहनत हुआ तो एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक, कि कम समय में आपका दोस्त भी अच्छे मार्क्स ला पाए। कि HIHF से शक्तिशाली अम्ल होता है क्यों? तो इसमें क्या होता है कि HIHF से शक्तिशाली अम्ल इसलिए होता है क्योंकि आयोडीन का आकार फ्लोरीन के आकार से बहुत बड़ा होता है, इसलिए आयोडीन पर आवेश ज़्यादा अस्थायी होता है। इसी कारण से आप कह सकते हैं HIHF से शक्तिशाली अम्ल होता है। तो वहीं यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे कि HIHF से शक्तिशाली अम्ल इसलिए होता है क्योंकि आयोडीन का आकार फ्लोरीन के आकार से बहुत बड़ा होता है, इसलिए आयोडीन पर आवेश ज़्यादा अस्थायी होता है। और यहाँ पे संकुलन क्षमता आखिर होता क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संकुलन क्षमता क्या है। तो किसी एकक कोशिका का आयतन का वह भाग जो उसमें उपस्थित कणों द्वारा ढक लिया जाता है संकुलन क्षमता कहलाता है। ये दोबारा हो चुका है दोस्तों, तो आपको रिवीजन भी हो गया कि किसी एकक कोशिका का आयतन का वह भाग जो उसमें उपस्थित कणों द्वारा ढक लिया जाता है उसी को ही संकुलन क्षमता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि हीरा विद्युत का सुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्यों? हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि यहाँ पे सर्वप्रथम लिखेंगे कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्यों? तो इसमें क्या होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि हीरा में CC आबंध जो होता है कार्बन कार्बन के आबंध की संरचना टेट्राहेड्रल होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में CC आबंध हेक्सागोनल होता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं विद्युत का जो ग्रेफाइट होता है वह सुचालक होता है। यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल होता है इसमें कार्बन के साथ जो परमाणु जुड़ा रहता है इसमें कोई कार्बन अयुग्मित नहीं रहता है, सभी के साथ एक एक परमाणु जुड़ा रहता है। लेकिन जो हेक्सागोनल होता है कार्बन उसमें CC आबंध जो हेक्सागोनल होता है इसमें परमाणु का इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं कि हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि हीरा में CC आबंध की संरचना टेट्राहेड्रल होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में CC आबंध हेक्सागोनल होता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। और यहाँ प्रश्न है कि अर्ध आयु काल क्या है? प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु काल का व्यंजक लिखें। तो वह समय अंतराल जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक का सांद्रण आधा हो जाए अर्ध आयु काल कहलाता है, और इसे T1/2 से सूचित करते हैं। वहीं यहाँ पे याद करने का कोशिश करेंगे कि वह समय अंतराल जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक का सांद्रण आधा हो जाए अर्ध आयु काल कहलाता है, इसे 1/2 से सूचित करते हैं। और इसके लिए जो सूत्र होता है प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि के लिए अर्धायु काल का व्यंजक T1/2 बराबर होता है 0.693/K हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए। कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जब मंजिल ही अपना बड़ा चुन लिए हैं तो संघर्ष से आखिर डरना क्या है दोस्तों? संघर्ष तो आपको अंतिम समय में करना ही पड़ेगा। इतना संघर्ष कर दीजिए कि पड़ोसी भी जल जाए जब आपकी रिजल्ट आए दोस्तों। कि प्रसरण दाब से आप क्या समझते हैं? तो प्रसरण की क्रिया रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब प्रसरण दाब कहलाता है। यहाँ पे आसानी से लिखने का प्रयास करेंगे। प्रसरण की क्रिया रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब प्रसरण दाब कहलाता है। इसे P या पाई से सूचित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है बार, टॉर या पास्कल होता है
और प्रसरण दाब बराबर होता है पाई बराबर CRT या P बराबर CRT हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रसरण दाब बराबर क्या होता है, तो CRT होता है दोस्तों। आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। तो इसे भी हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में निम्नलिखित अंतर होते हैं। सर्वप्रथम क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस देकर डैश देंगे दोस्तों। और यहाँ पे 3 भी अगर आप लिखते हैं गुण तो आपको आसानी से अंक मिल जाएगा। तो यह नियमित ठोस होते हैं, तो वही अक्रिस्टलीय ठोस ये अनियमित ठोस होते हैं। और इसमें विषमदैशिक गुण पाया जाता है, तो इसमें समदैशिक गुण पाया जाता है। यह सत्य ठोस होते हैं, ये असत्य ठोस होते हैं। इसका द्रव्यमान नियत एवं स्पष्ट होता है, तो इसका द्रव्यमान नियत एवं स्पष्ट नहीं होता है। आप आसानी से एक याद करेंगे तो दूसरा आपको याद हो जाएगा बिल्कुल ही आसानी से, ठीक। और ये यहाँ पे पूछ लिया गया कि पेप्टन क्या है, पेप्टन को परिभाषित करें। तो किसी अवक्षेप को विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलाइडी सॉल्व में परिवर्तन करने वाला प्रक्रम ही पेप्टन कहलाता है। आप आसानी से यहाँ पे याद कर लेंगे, किसी अवक्षेप को विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलाइडी सॉल्व में परिवर्तन करने वाला प्रक्रम ही पेप्टन कहलाता है। और यहाँ पे कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। तो प्राथमिक एमीन को अल्कोहलिक KOH माध्यम में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड यानी कार्बिल एमीन का निर्माण होता है, जिसे ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे CH3 CH2 NH2 ये प्राथमिक एमीन है। और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH के साथ माध्यम में गुजारेंगे तो आइसोसाइनाइड निर्माण होता है। ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है, दुर्गंध युक्त गैस होती है। यहाँ पे KCl और H2 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा दोस्तों। वहीं यहाँ पे लिखा गया कि प्राथमिक एमीन को अल्कोहलिक KOH माध्यम में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, इसे ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ प्रश्न कि फुलेरीन क्या है, बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे दोस्तों कि फुलेरीन आखिर होता क्या है। तो जब ग्रेफाइट को अक्रिय गैस हीलियम की उपस्थिति में विद्युत चिंगारी में गर्म किया जाता है तो उसी को ही उसमें ही फुलेरीन का निर्माण होता है। जब ग्रेफाइट को अक्रिय गैस हीलियम की उपस्थिति में विद्युत चिंगारी में गर्म किया जाता है तो फुलेरीन का निर्माण होता है दोस्तों। ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। इतना मेहनत कर दीजिए इस बचे हुए समय में दोस्तों। मोटिवेट करने का वही असर है कि आप अंत तक जरूर बने रहेंगे और इस प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर तैयारी कर लेंगे दोस्तों। मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्तों अंत समय में दोस्तों। और यहाँ प्रश्न दोस्त इसलिए मानते हैं कि आप जो है आप पर पूर्णतः विश्वास करते हैं दोस्तों। ये जरूर रखिए, इस मेहनत को जाहिर नहीं होने दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ प्रश्न की शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के बराबर होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है कहलाती है दोस्तों। वहीं अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया कहता तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात 1 के बराबर होती है तो उसी को ही प्रथम कोटि अभिक्रिया कहेंगे। तो वहीं यहाँ पे लिख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के बराबर हो, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ प्रश्न है कि संक्रमण तत्व रंगीन क्यों यौगिक बनाते हैं, संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो इसे भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्योंकि इसमें D उपकक्ष अपूर्ण होने के कारण प्रकाश के कुछ किरणों को अवशोषित कर लेता है एवं कुछ को उत्सर्जित कर लेता है, जिसके कारण संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनता है। जो D ऑर्बिटल होता है, D उपकक्ष, उसमें क्या होता है कि उसमें जो भरा रहना चाहिए 2 8 और 8 ये 18 होता है, 2 8 8 18 होता है। ये पूर्ण नहीं होता है D उपकक्ष में, यानी कि अपूर्ण ही रहता है दोस्तों। इसी कारण प्रकाश के कुछ किरणों को अवशोषित कर लेता है और कुछ को उत्सर्जित कर लेता है, जिसके कारण संक्रमण तत्व जो होता है वह रंगीन यौगिक बनाते हैं। एक बार से रिकॉल कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें D
कक्षक अपूर्ण होने के कारण प्रकाश के कुछ किरणों को अवशोषित कर लेता है एवं कुछ को उत्सर्जित कर लेता है, जिस कारण संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। एक बार जरूर शेयर कर देने का प्रयास कीजिएगा अपने दोस्तों को कि वो भी कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएंगे। दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से समझते हैं कि pH3 से pH4 प्लस का अबंध कोण का मान ज़्यादा होता है। क्यों, क्या होता है इसमें कि pH3 में p परमाणु पर एक लोन पेयर उपस्थित, लोन पेयर करने का होते अर्थ है ये। तो यहाँ पे pH3 ये तो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पे उपस्थित है यहाँ पे दोस्तों। तो वहीं एक लोन पेयर होता है, जबकि pH4 में p परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेते हैं। इसमें लोन पेयर नहीं होता है, इसमें सभी परमाणु इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेते हैं। इसी कारण इसी लोन पेयर यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण pH3 pH4 का अबंध कोण का मान ज़्यादा होता है। एक बार में भी आपको समझ में आ गया होगा। 80% आपको 100% समझाने का प्रयास करेंगे कि pH3 में p परमाणु पर एक लोन पेयर होता है, जबकि pH4 प्लस में p परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेते हैं। इसी लोन पेयर के कारण pH3 से pH4 का अबंध कोण का मान ज़्यादा होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको 100% याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ प्रश्न है कि बुर्ज अभिक्रिया क्या होता है। तो हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ प्रतिक्रिया कर दोगुने कार्बन वाले एल्केन यौगिक का निर्माण करता है, उसे कहीं बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हेलो एल्केन जो है यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ जब प्रक्रिया करता है तो दोगुने कार्बन वाले यौगिक का निर्माण करता है, उसे कहीं बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। दो यहाँ पे जो है समीकरण जो अभिक्रिया है यहाँ पे संतुलित कर दिया गया है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ प्रतिक्रिया कर दोगुने कार्बन वाले एल्केन यौगिक का निर्माण करता है, बुर्ज अभिक्रिया कहलाता है। ये समीकरण को जरूर लिखिएगा, ये अनिवार्य है दोस्तों। और यहाँ अगर आप इन प्रश्न को याद कर लिए हैं तो आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। आप तो जानते ही हैं कि द्विक लवण यानी कि डबल साल्ट होता क्या है। बिल्कुल यहाँ आसानी से समझते हुए चलेंगे कि दो या दो से अधिक सरल यौगिक के संयोग से बना वैसा यौगिक जो क्रिस्टल के रूप में अपना अलग अस्तित्व कायम रखता है, किंतु जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खोकर अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है, द्विक लवण कहलाता है। बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे कि दो या दो से अधिक सरल यौगिक के संयोग से बना वैसा यौगिक जो क्रिस्टल के रूप में अपना अलग अस्तित्व कायम रखता है, किंतु जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खोकर अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है, द्विक लवण कहलाता है। और यहाँ पे कोलोराउस का नियम क्या, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कोलोराउस का नियम क्या होता है। तो आनत तनुता पर किसी दुर्बल अपघट्य की मोलर चालकता उसी तनुता पे उसमें उपस्थित सभी आयनों के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे आनत तनुता यहाँ पे डेल्टा इन्फिनेटिव एम ए बी जो है यहाँ पे टूट कर ए प्लस और बी माइनस, वहीं पे एन सी एल पर होता है, एन ए पर प्लस और सी एल पर माइनस। यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि आनत तनुता पर किसी दुर्बल अपघट्य की मोलर चालकता उसी तनुता पे उसमें उपस्थित सभी आयनों के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ प्रश्न आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताएं। तो हीमोग्लोबिन में मुख्यतः लोहा धातु उपस्थित रहता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहता है और यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों से भी बने होते हैं। दोस्तों गाला भी यहाँ पे बैठ चुका है, इतना बोल दिए हैं। आप बस इस मेहनत को अच्छे से ज़रूर बोर्ड एग्जाम में लिख कर आइएगा दोस्तों, यही हमारा 100% तैयारी है दोस्तों। आप बस शिद्दत से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में यही तो आने वाले हैं दोस्तों, इससे बाहर नहीं आएगा। क्या होता है जब मिथेक्सी इथेन एवं HI को गर्म करते हैं। तो मिथेक्सी इथेन तो ये हो गया, और यहाँ पे HI के साथ गर्म करते हैं तो मिथिल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। और आप लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब मिथेक्सी इथेन और HI को गर्म करते हैं तो मिथाइल आयोडाइड तथा अल्कोहल का निर्माण होता है। आप आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि एसिटाल्डिहाइड को टॉलेंस प्रतिकारक के साथ गर्म करते हैं। क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड को टॉलेंस से प्रतिकारक के साथ गर्म करते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड तो ये है, और AgNO3 को जब गर्म करते हैं तो मेथेट इथेनोइक एसिड का निर्माण होता है, एथेनोइक एसिड। तो आप आसानी से लिख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड को टॉलेंस प्रतिकारक के साथ गर्म करते हैं तो
यहाँ पे एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, याद रखिएगा। एसिटिक एसिड का है या इथेनोइक अम्ल का है, दोनों का नाम एक ही होता है दोस्तों। और यहाँ पे IUPAC नाम पूछ लिया गया है कि निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। तो K4FeCN6 का यहाँ पे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे। इसका तो टेट्रा कार्बोनाइल निकेल होता है, ये प्रश्न तो हो गया। और यहाँ पे इसका K4 का चार्ज होता है 4, और यहाँ पे Fe का यहाँ पे निकालेंगे x और CN पर -6, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा +2। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन हो जाएगा दोस्तों, आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ प्रश्न है कि 2 विटामिन का नाम लिखे तथा उनकी कमी के कारण उत्पन्न रोगों का नाम लिखे। तो 2 विटामिन क्या, आप आसानी से विटामिन डी लिख सकते हैं। इससे रिकेट्स बीमारी होता है जो कि बच्चों में ये संभावित होता है, बच्चों में ये होता है। और विटामिन के रक्त का थाका न बढ़ना, ये विटामिन के कारण होता है। और यहाँ पे विटामिन सी के जो बीमारी होता है वह एस्कॉर्बिक रोग होता है। और विटामिन बी का है तो इसमें बेरी रोग होता है जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ प्रश्न है, और लीजिए आपका मनपसंद क्वेश्चन आ गया कि अर्धपरागम्य झिल्ली से आप क्या समझते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली आखिर होता क्या है। तो वे सभी झिल्ली जिससे एक विशेष प्रकार के पदार्थ ही आर पार कर पाते हैं अर्धपरागम्य झिल्ली कहलाते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है फेरोसाइनेट होता है इसका रासायनिक नाम अर्धपरागम्य झिल्ली का। तो वे सभी झिल्ली जिसे एक विशेष प्रकार के पदार्थ ही आर पार कर पाते हैं अर्धपरागम्य झिल्ली कहलाता है। इसका रासायनिक नाम होता है फेरोसाइनेट होता है दोस्तों। कि मात्र पसीने का हर बूंद का मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा ये शेर नहीं दिखलाएगा दोस्तों। कि आपकी जो माँ का सपना है, आपकी जो पिता का सपना है, या हमारी जो सपना है वह आप पर ही निर्भर करता है दोस्तों। आप बस शिद्दत से आप परीक्षा दीजिएगा और रिजल्ट इतना बेहतर मांगेगा कि पड़ोसी भी जल उठे, इतना मेहनत कीजिएगा खामोशी से। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या होता है दोस्तों। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, जब लिगेंड्स को उनके बढ़ते हुए प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होता है, ठीक, जिसे ही स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहता है। इतना रिवीजन करवा देंगे परीक्षा से पहले इन सभी प्रश्नों को कि आपको A to Z जुबान पर रहेगा ये सभी प्रश्नोत्तर। कि जब लिगेंड्स को उनके बढ़ते हुए प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे ही स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और यहाँ प्रश्न है कि डायलिसिस क्या होता है। तो यह कोलाइडी घोल को शुद्ध करने की एक विधि होती है, यानी कि विधि होती है। कोलाइडी घोल में अशुद्धि के रूप में क्रिस्टलाइट के कण होते हैं जिसे हटाने के लिए डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। आप आसानी से यहाँ पे याद करेंगे कि डायलिसिस से जो होता है यह कोलाइडी घोल को शुद्ध करने की एक विधि है। कोलाइडी घोल में अशुद्ध के रूप में क्रिस्टलाइट के कण होते हैं जिसे हटाने के लिए डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। आसानी से समझते हुए चलेंगे दोस्तों। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा गला भी यहाँ पे बढ़ चुका है इस प्रश्न को देखकर, ठीक। कि मोलर चालकत्व को परिभाषित करें। जब किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल को जल में घोला जाता है तो उसके आयनों के द्वारा प्रदर्शित चालकता मोलर चालकता कहलाता है। तो जब किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल को जल में घोला जाता है तो उसके आयनों के द्वारा प्रदर्शित चालकता मोलर चालकता कहलाता है दोस्तों। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो लीजिए आपका मनपसंद क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ गया कि अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है। तो बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे कि अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य आखिर होती क्यों है। तो अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य इसलिए होती है क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण होता है और यह न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और न ही त्याग करता है। बिल्कुल आपको एक बार में भी याद हो गया होगा कि अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य इसलिए होती है क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण होता है और यह न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और न ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो ये कक्षाएं होती है 2, 8, 8, 18, 32, तो आप हीलियम को देखते हैं, ये तो अक्रिय गैस है He, तो इसका परमाणु संख्या 2 होती है, इसके अष्टक यहाँ पे पूर्ण होती है, यानी कि ये पहले के कक्षा में यहाँ पे पूर्ण हो गया। यह न तो इलेक्ट्रॉन को दे सकती है और न ही ग्रहण कर सकती है, इसलिए जो होता है अक्रिय गैस इसकी संयोजकता शून्य होती है। और यहाँ पे भर्जन से आप क्या समझते हैं। भर्जन हो गया, तो भर्जन में क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित यस्क को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है जिसे सल्फाइड यस्क ऑक्साइड में बदल जाते हैं उसे को ही भर्जन कहलाता है। ZnS और O2, जब ZnO और SO2 का निर्माण हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड,
तो आपको एक बार में ही याद हो गया होगा कि वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित यस्क को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जिससे सल्फाइड यस्क ऑक्साइड में बदल जाते हैं, भर्जन कहलाता है। दोस्तों इतना मेहनत कर दीजिए इस बचे हुए समय में कि रिजल्ट 5 से 10% बढ़ जाए दोस्तों, कि IUPAC नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे इस प्रकार से यौगिक यहाँ पे दिया गया है, तो वहीं को इस यहाँ पे हल करके साधारण में लिखा गया है कि आपको समझ में आ जाए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH के साथ यहाँ पे Br जुड़ा है और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे इस साइड से गिनेंगे तो यहाँ पे इस साइड से 4 ब्रोमो, यानी कि जिस साइड से जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड है उसी साइड से इसका मान्यता देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 4 ब्रोमो 4 पर ब्रोमो जुड़ा है, टोपेंटीन यहाँ पे 2 पर डबल बॉन्ड है तो टोपेंटीन हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 4 ब्रोमो 2 पेंटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है कि CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल OH, यहाँ पे C डबल OH को बहुत ही महत्वपूर्ण देते हैं, तो इधर से ही गिनते होगा 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो ब्यूटीन 2 ओइक एसिड, तो ब्यूटीन 2 यहाँ पे 2 है, ब्यूटीन 2 ओइक एसिड हो जाएगा, या लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन ओइक अम्ल, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन ओइक अम्ल यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। तो मोल प्रभाज में क्या होता है कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल घटकों की संख्या के योगफल के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है, इसे 1 से सूचित करते हैं। एक बार में भी आपको याद हो गया होगा कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल घटकों की संख्या के योगफल के अनुपात को ही उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं, इसे 1 से सूचित करते हैं दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। तो सर्वप्रथम लिखेंगे कि भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में निम्न अंतर होते हैं। तो सर्वप्रथम भौतिक अधिशोषण में देखेंगे कि यह उत्क्रमणीय स्वभाव का होता है, तो वहीं रासायनिक अधिशोषण ये अनुत्क्रमणीय स्वभाव का होता है। और यह निम्न ताप पर होता है, तो वहीं यह उच्च ताप पर होता है। यह वंडरवाल्स अबंध के कारण होता है, तो यह रासायनिक अबंध के निर्माण के कारण होता है। इसमें बहुआण्विक परत बनता है, तो इसमें एकल आणविक परत बनता है। बिल्कुल आसानी से समझते हुए चलेंगे कि यह जो भौतिक अधिशोषण होता है यह उत्क्रमणीय स्वभाव का होता है, तो यहीं यह अनुत्क्रमणीय स्वभाव का होता है। यह निम्न ताप पर होता है, तो यहीं यह उच्च ताप पर होता है। यह वंडरवाल्स अबंध के कारण होता है, यह रासायनिक अबंध निर्माण के कारण होता है। इसमें बहुआण्विक परत होता है, तो इसमें एकल आणविक परत होता है। और यहाँ पे लीजिए आपका मनपसंद क्वेश्चन आ गया, निस्तापन भर्जन ये सभी गाला क्या है, ये सभी को हम लोग पिछले नहीं इसी सेशन में देख लिए हैं। तो यहाँ पे निस्तापन पूछ लिया गया। तो निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित यस्क को वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो निस्तापन वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित यस्क को वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। CaCO3 जब गर्म करते हैं CO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, जो गैस है वह बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे H3PO4 एक डाइप्रोटिक अम्ल है, क्यों। तो H3PO4 में 2 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होने के कारण H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसमें 2 हाइड्रोक्सी समूह है और O और यहाँ पे H यहाँ पे डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पे H3PO3 में 2 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होने के कारण ये एक डाइप्रोटिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है, क्यों। सेशन अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है, क्यों। तो नाइट्रोजन परमाणु में d ऑर्बिटल अनुपस्थित होने के कारण इसकी अधिकतम संयोजकता 3 ही हो सकती है तथा फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है, जिस कारण से PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। आप आसानी से यहाँ पे याद कर लेंगे कि नाइट्रोजन परमाणु में d ऑर्बिटल अनुपस्थित होने के कारण इसकी अधिकतम संयोजकता 3 ही हो सकती है तथा फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है। ठीक, जिस कारण से PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। आसानी से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यह दीर्घोत्तरीय में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है और DNA क्या होता है। तो DNA एवं RNA में अंतर स्पष्ट करें। तो DNA और RNA में निम्नलिखित अंतर होते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे दोस्तों, एक तरफ DNA और दूसरी तरफ RNA लिखकर डैश देंगे। तो यहाँ पे DNA में क्या होता है कि इसमें डीऑक्सी राइबोपेंटोज होती है, तो इसमें डी राइबोपेंटोज होते हैं। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोहरी श्रृंखला है, तो यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एकल श्रृंखला है।
तो इसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एवं साइटोसिन बेस पाया जाता है। तो इसमें एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन क्षार बेस पाया जाता है दोस्तों। आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें डीऑक्सीराइबोपेंटोज होती है, तो इसमें डी राइबोपेंटोज होती है। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोहरी श्रृंखला है, तो यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एकल श्रृंखला है। इसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एवं साइटोसिन बेस पाया जाता है। तो इसमें एडेनिन, यूरेसिल और जो थाइमिन है ये दोनों में अंतर यही स्पष्ट करता है दोस्तों। इसमें डीएनए में थाइमिन उपस्थित रहता है, तो इसमें यूरेसिल उपस्थित रहता है, नहीं तो ये एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों में उपस्थित रहता है, बेस पाया जाता है। आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल यहाँ आसानी से समझेंगे दोस्तों कि न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं। तो कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी है क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, जिसे न्यूक्लिक अम्ल तथा राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं दोस्तों। आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी है क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, जिसे न्यूक्लिक अम्ल तथा राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। जितने भी यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन से है, जैसे लोहा का निष्कर्षण हो गया, आयोडीन का निर्माण समुद्री घास से कैसे किया जाता है, जितने भी जो कॉपर का निष्कर्षण हो, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं है वो दूसरे वीडियो में निकाला जा चुका है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। आप आसानी से, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, उसे आप जाकर जरूर देखिए। लॉन्ग क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, लॉन्ग क्वेश्चंस का केमिस्ट्री का, वहां से आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे बाहर अब एक भी प्रश्न होता नहीं छूटेगा दोस्तों। तो अगर ये सेशन लगी होगी अच्छी तो जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के पास, अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा, कम समय में ज़्यादा मार्क्स वो भी ला पाएँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।